लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड में चतुर्थ सेमेस्टर और हमारा पेपर है आरंभिक स्तर पर गणित भाषा के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधन क्षमताओं का विकास, जिसमें प्रथम लेसन है पठन एवं लेखन का अर्थ, महत्व, उद्देश्य एवं उपयोगिता। इसमें आज हमारा टॉपिक है पठन एवं लेखन। सबसे पहले हम समझेंगे पठन क्या है। पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। पठन वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है। हम देखेंगे पठन का अर्थ। पठन के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो संस्कृत के पठ धातु में सिर्फ प्रत्यय जोड़कर पठन शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। किसी भाषा के लिखित अंश को व्याकरण सम्मत विधि से, जैसे उसमें विराम चिन्ह है, उसमें जो मात्राएं हैं उनका सही से प्रयोग करते हुए लिखित अंश में निहितार्थ भावार्थ के अनुकूल भाव मुद्रा में उच्चारण करना पठन कहलाता है। पठन शिक्षण कौशल का कृति बिंदु है। शिक्षण कौशल 4 होते हैं। पठन के 4 कौशल हैं, जिसमें आप पहला जानते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यह तृतीय कौशल है पढ़ना। अब हम देखेंगे पठन के प्रकार। पठन के प्रकारों को मुख्यतः 7 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है मुद्रा भाव पठन। मुद्रा भाव पठन के लिए शिक्षक छात्र की पुस्तक का सहारा लेते हुए उसे मुद्रा भाव पठन सिखा सकता है। इसके लिए वह चित्रों का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद है दृश्य पठन। दृश्य पठन में छात्रों को विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने के लिए अध्यापक ले जा सकता है और विभिन्न दृश्यों को दिखाकर उनके बारे में प्रश्न कर सकता है। इसके बाद है अभिनय पठन। अभिनय पठन में रोना, हंसना, गाना और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की आवाजों को निकालना अभिनय पठन के अंतर्गत आता है। इसके बाद है चित्र पठन। चित्र पठन में अध्यापक विभिन्न प्रकार के चित्रों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करके उनके बारे में, उन घटनाओं या उनके बारे में उनसे प्रश्न कर सकता है। इसके बाद है अक्षर पठन। अक्षर पठन में छात्र विभिन्न अक्षरों के कार्ड बनाकर उन कार्डों को दिखाकर उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में पूछ सकता है। जैसे आ अक्षर का कार्ड दिखाकर आ से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में छात्र से पूछ सकता है कि आ से कौन कौन से शब्द बनते हैं। छात्र प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आ से अनार बनता है, आ से आम बनता है। विभिन्न प्रकार से अक्षर पठन सिखा सकते हैं। इसके बाद है शब्द पठन। जब छात्रों को अक्षर पठन ज्ञात हो जाता है, वो अक्षर पठन कर लेते हैं, तब उन्हें हम शब्द पठन करना सिखाते हैं। जैसे हम हा अक्षर दिखाते हैं, उसके बाद ला अक्षर दिखाते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद आप बच्चों से कहते हैं कि इसको आप पढ़िए, ये कौन सा शब्द बन गया। तो छात्र पढ़ने का प्रयास करते हैं और वह उसे मिलाकर पढ़ते हैं तो वह हल बन जाता है, तो वह एक शब्द हो जाता है। इसके बाद है मात्रा पठन। अक्षर पठन, शब्द पठन के बाद हम मात्रा पठन का प्रारंभ करते हैं। मात्रा पठन में पहले छात्रों को विभिन्न जो मात्राएं हैं उनका बोध कराते हैं। उसके बाद उनका वर्णों पे किस प्रकार से प्रयोग होता है, किस प्रकार से उच्चारण किया जाए, उसके बारे में उसे हम सिखाते हैं। इसके बाद है पठन को प्रभावित करने वाले कारक। पठन को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 2 कारक हैं। पहला मानसिक कारक, दूसरा भौतिक कारक। मानसिक कारक के अंतर्गत 3 कारकों का उल्लेख है। पहला है रुचि, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है संवेग या मूल प्रवृत्तियां। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रुचि की। मानसिक कारक में रुचि का या किसी भी कार्य में रुचि का अहम स्थान है, क्योंकि रुचि के माध्यम से ही व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। तो जिस क्षेत्र में छात्र की रुचि होती है वह उसे जल्दी करता है। तो यदि पठन में उसकी रुचि होगी तो वह पढ़ेगा और उस वस्तु को कंठस्थ भी करेगा। इसके बाद ज्ञान। जब तक छात्र को अक्षर, शब्द, मात्रा आदि का सही से ज्ञान नहीं होता है, तब तक उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। इसलिए
हमें छात्र को विभिन्न प्रकार से अक्षरों, शब्दों और मात्राओं का ज्ञान करा देना चाहिए, ताकि जब वह इनके बारे में उस जो विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु की समझ यदि उसको होती है तो वह उसका पढ़ने में मन लगता है, अन्यथा वह पढ़ने से दूर भागता है। इसके बाद है संवेग व मूल प्रवृत्तियां। संवेग व मूल प्रवृत्तियां भी व्यक्ति को बहुत प्रभावित करती हैं। यदि छात्र में वीर रस प्रधान है तो वह उन पद्यों को पढ़ेगा, उन गद्यों को पढ़ेगा जो वीर रस से उत्प्रेरित होंगे। यदि छात्र में संवेग और मूल प्रवृत्तियां धार्मिक हैं तो वह रामायण, रामचरितमानस और धर्म की पुस्तकों का उल्लेख का अध्ययन करेगा। तो ये रहे मानसिक कारक। इसके बाद है भौतिक कारक। भौतिक कारकों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है वातावरण, दूसरा है पठन की विषय वस्तु और तीसरा है कायिक परिस्थिति। वातावरण से आशय है कि यदि जहां पर अध्ययन अध्यापन का कार्य हो रहा है वहां का वातावरण यदि अच्छा है, शांत है, तो छात्र का पढ़ने में मन लगेगा। और यदि वहां पर कोलाहल है, शोर शराबा हो रहा है, तो छात्र का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जहां पर भी शिक्षण का कार्य हो या अध्ययन अध्यापन का कार्य हो, वहां का वातावरण उचित होना चाहिए और छात्र हित में हो। इसके बाद है पठन की विषय वस्तु। पठन की विषय वस्तु भी पठन को बहुत प्रभावित करती है। यदि विषय वस्तु का स्वरूप छात्र के लिए सरल है, वह उसके अर्थों, उसमें जो शब्दावली है उसको समझ सकता है, तो उसका पढ़ने में उसकी रुचि व्यक्त होती है। और यदि उसे कठिनाई महसूस होती है तो फिर वह उसे नहीं पढ़ता है। प्रायः देखने को यह मिलता है कि पठन के क्षेत्र में जिन विषयों की विषय वस्तु आसान होती, सरल होती है और छात्र की समझ के योग्य होती है, छात्र उसमें ज्यादा रुचि व्यक्त करते हैं। इसके बाद है कायिक परिस्थिति। कायिक परिस्थिति मतलब है शारीरिक अवस्था, शारीरिक स्वास्थ्य है। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका पढ़ने में मन लगता है, और यदि उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वह पठन कार्य में अपनी रुचि व्यक्त नहीं करता है। अब है पठन के मानक। वह कौन कौन से मानक हैं जिनको पठन के समय ध्यान में रखना चाहिए। पहला है पठित विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हुए शुद्ध, स्पष्ट, गतिपूर्वक पठन की क्षमता हो जाना। पहला मानक है कि जो विषय वस्तु आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ ग्रहण हो जाए, शुद्ध उच्चारण हो, स्पष्ट हो और गतिपूर्वक क्षमता के साथ पढ़ा जाए। इसके बाद है दूसरा है उचित आरोह अवरोह, मात्रा विरामों का प्रयोग करके व्याकरण संबंध विधि से उच्चारण क्षमता प्राप्त करना। पठन में ध्यान देना चाहिए कि हमें आरोह और अवरोह का विशेष रूप से उतार चढ़ाव का ध्यान देना चाहिए। मात्रा और विराम चिन्हों को ध्यान में देते हुए व्याकरण संबंध विधि से उच्चारण किया जाना चाहिए। साथ ही तीसरा है पठित अंश में आए प्रतीकात्मक शब्दों, मुहावरों, कहावतों का निरंतर समझ लेना चाहिए। जो भी गद्यांश या पद्यांश में जिन मुहावरों, कहावतों का प्रयोग किया जाए वह समझ में आने चाहिए। साथ ही सस्वर उच्चारण इस प्रकार हो कि श्रोता उसे समझ सके। पठन में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उच्चारण इस प्रकार से किया जाए कि सुनने वाला व्यक्ति उसे समझ सके। इसके बाद आखिरी है लिखित सामग्री को उचित स्वराघात, बलाघात व भावानुसार पढ़ना। पढ़ते समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वह उचित स्वराघात और बलाघात में भावपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। इसके बाद है लेखन। सबसे लेखन जो है शिक्षण कौशल का चतुर्थ बिंदु है। अब हम देखेंगे लेखन का अर्थ। जब हम अपने विचारों और भावों को मौखिक अभिव्यक्ति न करके उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम लेखन कहते हैं। लेखन में शिक्षक का दायित्व। लेखन में शिक्षक का अहम दायित्व है, क्योंकि सबसे पहले शिक्षक को छात्रों को हरी पट्टी पर अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छात्र को स्पष्ट एवं शुद्ध लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद है दक्षता एवं निराकरण। पढ़ने और लिखने में कौन सी कठिनाइयां होती हैं और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो पहला है मात्राओं को नहीं पहचान पाता है, वह बड़े शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती, प्राय छात्रों में कठिनाई होती है। तो इसके लिए उसे अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए बल दिया जाए ताकि वह उन्हें पहचान सके और पढ़ सके। इसके बाद
धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाता। यह भी एक समस्या है, ज्यादातर छात्र धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए छात्र को उन्हें निरंतर पढ़ने के लिए प्रयासरत करना चाहिए। इसके बाद है मानक भाषा के उच्चारण में कठिनाई होती है। ज्यादा छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा का अधिक प्रयोग करने की वजह से मानक भाषा को उच्चारण करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए उनसे ज्यादातर वाद विवाद या संवाद जो भी हो वह मानक भाषा में होना चाहिए। इसके बाद है कलम पर पकड़ नहीं बनती। छात्र लिखते समय कलम पर पकड़ नहीं बना पाते हैं, इसलिए उन्हें किस प्रकार से शुद्ध लेखनी पकड़नी चाहिए उन्हें बताना चाहिए। इसके बाद है रेखाओं को खींचने में परेशानी होती है। प्रायः छात्र रेखा खींचने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए उनको लाइनिंग वाली कॉपी में लिखने के लिए बल देना चाहिए। साथ ही प्रतिलेखन नहीं कर पाते एवं शुद्ध लेखन नहीं कर पाते। इन सभी पढ़ने और लिखने की कठिनाइयों के निराकरण के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को अधिक से अधिक प्रेरित करें और लेखन और पठन को अच्छा करने के लिए, छात्रों में सुधार करने के लिए उन्हें अभ्यास पर अधिक बल देने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेखन के उद्देश्य और इसकी उपयोगिता। धन्यवाद।